हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मेघा चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर रविशंकर कॉलेज ऑफ फार्मेसी भोपाल। आज हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एक टॉपिक हीमोस्टेसिस के बारे में। हीमोस्टेसिस वो सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स होता है जो कि स्टॉप करता है ब्लीडिंग को। सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट स्टॉप ब्लीडिंग इज़ नोन एज हीमोस्टेसिस। ह्यूमन बॉडी में हीमोस्टेसिस 3 स्टेप में कंप्लीट होने वाली प्रोसेस है। 3 मैकेनिज्म जो कि ब्लड लॉस को रिड्यूस करने में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हैं वेस्कुलर स्पाज्म, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और ब्लड क्लॉटिंग, जिसे कोएगुलेशन मैकेनिज्म भी कहा जाता है। जब ह्यूमन बॉडी में किसी भी वेसल में किसी तरीके का कोई रप्चर या डैमेज कॉज होता है तो उस समय पर सबसे पहले वहाँ जो मैकेनिज्म स्टार्ट होता है उस ब्लड लॉस को रोकने के लिए उसे वेस्कुलर स्पाज्म कहा जाता है, जो कि वेसल्स को स्पाज्म करके ब्लड फ्लो को रिड्यूस करने का काम करता है। धीरे धीरे जब ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, उस रीजन से निकलने वाले ब्लड में प्रेजेंट प्लेटलेट्स खुद वहाँ पर एग्रीगेट होकर के अपने साथ में बहुत सारी प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करके उस रीजन में एक प्लग फॉर्म करती हैं जिसे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कहा जाता है। और इसके बाद कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स की हेल्प से ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म परफॉर्म होता है। इन तीनों मैकेनिज्म को हम इस इमेज के ज़रिए समझते हैं। जब एपिथेलियम रप्चर होता है तो सबसे पहले वेस्कुलर स्पाज्म प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिससे कि वेसल्स में उस आर्टरी रीजन में वैसो कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर प्लेटलेट्स एक्टिवेट होती हैं, उनके अंदर प्रेजेंट एडीपी, एटीपी, सीरोटोनिन, थ्रोम्बोक्सिन A2, ये सारे जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और प्लेटलेट्स को अडहेयर होने में और प्लग फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जब प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद 2 इम्पॉर्टेंट पाथवेज के थ्रू ब्लड कोएगुलेशन मेथड कंप्लीट होती है और एक कंप्लीट क्लॉट जिसे फाइब्रिन कहा जाता है वो उस डैमेज एरिया में फॉर्म होकर के ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स कैस्केड ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर की मदद से कंप्लीट होता है और क्लॉट के फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करता है। ब्लड क्लॉटिंग 3 स्टेप में कंप्लीट होने वाली प्रोसेस है, जिसमें पहले 2 पाथवेज फॉलो होते हैं जो कि प्रोथ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन करने में अपना रोल प्ले करते हैं। इन पाथवेज को कहा जाता है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे यानी कि एक्सटर्नली और इंट्रिंसिक पाथवे यानी कि इंटरनली जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में स्टार्ट होता है और जो वेसल वॉल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फर्स्ट स्टेज में इन दोनों पाथवेज को कंप्लीट करते हुए प्रोथ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन होता है। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है और फिर ये थ्रोम्बिन आगे जा कर के फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे को समझते हैं। ह्यूमन बॉडी में जब इंटरनल ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं तो इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12 को वो सबसे पहले एक्टिवेट करता है और क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12 की वजह से एक्टिवेट होता है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11 एक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर 9 को और फिर फैक्टर नंबर 9 एक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर 10 को। 12, 11, 9 और 10 ये चारों क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होने के बाद ये क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 5 को एक्टिवेट करते हैं जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 3
वो एक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7 एक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10 को, और क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10 आगे जा करके क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 5 की हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करवाता है थ्रोम्बिन में। देन थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में, और फाइब्रिन जो कि एक सॉल्युबल क्लॉट है वो फैक्टर नंबर 13 के एक्टिवेट होने से इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है ताकि आगे क्लॉट फिक्स हो जाए और जो डैमेज वेसल से वो प्रिवेंट हो जाए ब्लड लॉस से। थैंक यू।